साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं क्लास 12th के जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है लिंकेज यानी सहलग्नता। उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि सहलग्नता क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया गया और इसको किसने बताया और इससे क्या निष्कर्ष निकले। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे जैसे सहलग्नता, तो सहलग्नता को सर्वप्रथम मॉर्गन ने परिभाषित किया। जैसे मेंडल के नियमों के आधार पर तो लिखा, जैसे मॉर्गन ने सहलग्नता को इस प्रकार परिभाषित किया। जैसे एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहें तथा एक ही युग्मक में साथ साथ प्रवेश करें। कहने का मतलब एक ही गुणसूत्र में जो भी उपस्थित जीन होती है उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहें और तथा उनमें एक ही युग्मक में वो साथ साथ प्रवेश कर सकें। वो क्या कर सकें? एक ही युग्मक में साथ साथ प्रवेश कर सकें। आगे देखेंगे जैसे कि सहलग्नता की व्याख्या। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। तो मॉर्गन के अनुसार सहलग्नता जीन की क्षमता उसमें वास्तविक पुनर्संयोजन यानी पुनर्युग्मन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन के रूप में उसी स्थिति में होती है जिस स्थिति में वे गुणसूत्र पर लगे थे। अर्थात सहलग्नता की शक्ति वास्तव में गुणसूत्र में उपस्थित संलग्न जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती। कहने का मतलब जो पुनर्युग्मन है के रूप में जो भी इसकी स्थिति होती है वह जिस स्थिति में वे गुणसूत्र पर लगे थे इसी स्थिति को बताता है। और सहलग्नता की जो शक्ति है वास्तव में गुणसूत्र में उपस्थित संलग्न जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। बाकी आगे बताया गया जैसे सहलग्नता प्रायोगिक रूप से जंतुओं और पादपों दोनों में पाई जाती है और मॉर्गन ने सहलग्नता पर किए गए अध्ययन के आधार पर इनका निष्कर्ष निकाला। तो लिंकेज यानी सहलग्नता पर मुख्य रूप से जो अध्ययन किया था वो मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। यहाँ पर है। बाकी देखेंगे इनमें निष्कर्ष इन्होंने क्या क्या निकाला। तो जो मुख्य निष्कर्ष निकल के आए, जैसे जो जीन हैं गुणसूत्रों पर रेखी क्रम में स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर रेखी क्रम यानी कि लीनियर फैशन में ये अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। आगे देखेंगे जीन्स जो कि सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जीन जो होते हैं क्या करते हैं? सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं और एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। बाकी तीसरा पॉइंट निकल के आता है सहलग्न यानी जीन्स वंशागति के समय स्वतः मूल समूहों में ही रहते हैं। जो सहलग्न जीन होते हैं वो वंशागत के समय मूल समूहों में ही रहते हैं। आगे देखेंगे कि जो चौथा पॉइंट निकल के आता है समीप स्थित जीन अधिक सहलग्नता दर्शाते हैं, परंतु जो संलग्न जीन एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के समय उनके पृथक होने की संभावना अधिक होती है। तो जीन विनिमय के समय क्या होती है? इनके पृथक होने की संभावना अधिक होती है। आगे देखेंगे पांचवा पॉइंट जो निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि एक या अधिक जोड़े के प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर और उनके अप्रभावी एलील्स जोड़े दूसरे गुणसूत्र पर हों तो इस व्यवस्था को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। परंतु यदि प्रभावी एलील में से एक एवं अप्रभावी एलील में एक गुणसूत्र पर तथा व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है AB यानी ऑब्लिक AB हो तो इसे ट्रांस व्यवस्था या ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सिस और ट्रांस फेज, वैसे यहाँ भी होता है। कहने का मतलब अगर देखें आप ये सिस फेज यानी दोनों ऊपर अगर समान है तो सिस सिस होता है, दोनों नीचे समान है तो सिस होगा।
लेकिन अगर एक दोनों ऊपर डिफरेंट हैं, दोनों नीचे डिफरेंट हैं, यानी क्रॉस पोजीशन, जैसे अगर हम कहीं ये देखें, ये व्यवस्था आपकी, और यहाँ पर देखेंगे यानी कि ये वाला आपका, ये दोनों ऊपर ऊपर ए है, जो नीचे भी बी है, यानी कि अगर ऊपर नीचे दोनों समान लेटर वाले मिले तो सिस फेज होगा, सिस फेज सिस अरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर डिफरेंट मिले, जैसे ए यहाँ मिला तो यहाँ बी मिले, या ए यहाँ मिला तो यहाँ बी मिले, तो ऐसे अगर दोनों को पैरेलल देखेंगे तो ये ट्रांस करवाएंगे तो ये ट्रांस फेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये ट्रांस फेज हो जाता है। तो ए बी ट्रांस फेज इस तरह से व्यवस्थित होता है। तो बाकी देखेंगे अब सहलग्नता का विश्लेषण कैसे है, कि जैसे सहलग्नता कैसे, किस आधार पर इसको क्या किया गया, बताया गया। तो सहलग्नता वैसे कई प्रकार की होती है, तो देखेंगे सहलग्नता कितने प्रकार की होती है। तो आते हैं जैसे सहलग्नता के प्रकार, सहलग्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज। सहलग्नता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो इसमें एक है पूर्ण सहलग्नता, दूसरा होता है अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता क्या है, जैसे कंप्लीट लिंकेज, जब जीन्स किसी एक ही युग्म विकल्पी अर्थात गुणसूत्र युग्म के एक ही सदस्य पर उपस्थित होते हैं तथा उसी जनक से एक समय स्थानांतरित होते हैं, तो यह गुण पूर्ण सहलग्नता कहलाता है। कहने का मतलब, जब जीन्स किसी एक युग्म विकल्पी अर्थात गुणसूत्र युग्म के एक ही सदस्य पर उपस्थित होते हैं तो उसी जनक से एक समय स्थानांतरित होते हैं, तो यह गुण क्या कहलाता है, पूर्ण सहलग्नता कहलाता है। बाकी देखेंगे प्रायः जीवधारियों में पूर्ण सहलग्नता नहीं पाई जाती, जीवधारियों में प्रायः पूर्ण सहलग्नता नहीं पाई जाती है, जो जीवधारी उनमें पूर्ण सहलग्नता नहीं पाई जाती। अतः पौधों तथा जंतुओं में सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन जो होते हैं, उनके बीच क्या होता है, सहलग्न जीन के बीच जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। किसके बीच में, तो जो जंतुओं में सहलग्न जीन के बीच में जीन विनिमय होता है, जिसके कारण जीन आंशिक सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी जब लिंकेज होगा तो क्या होगा, आंशिक सहलग्नता होगी। तो ये क्या है, पूर्ण सहलग्नता है। तो बाकी देखेंगे ये है, इसमें क्रॉस कराया गया, तो इस तरह से ए दोनों प्रकार जीन हैं, तो ये यहाँ पर ए बी हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखेंगे ए हो गया, बी स्मॉल बी हो गया, बी हो गया, तो इस तरह से क्रॉस हो जाता है लिंकेज सहलग्नता। बाकी साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।